हेलो गाइस, क्या हाल चाल हैं। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने ही चैनल स्टडी लूप में। ये वीडियो मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हमने बात की थी मैटर के बारे में और उसकी स्टेट्स के बारे में, और इस पार्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है या नहीं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो अब शुरू करते हैं। अब मैटर की 3 स्टेट्स को तो हम पिछली वीडियो के अंदर अच्छे से समझ चुके हैं, और वीडियो नहीं देखी तो भाग के जाओ, देख के आओ और इसको देखो फिर आके। तो सवाल है क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज भी कर सकता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ से, वाटर का। तो आइस के रूप में वाटर सॉलिड स्टेट में है, वाटर स्टेट में वो लिक्विड में है, और वेपर की स्टेट में जब वो होता है तो गैसियस स्टेट के अंदर आ जाता है मैटर की, है ना। तो ये जो स्टेट में चेंज आ रहा है ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स के ऊपर, टेम्परेचर और प्रेशर। हम दोनों को एक एक करके अब समझेंगे। तो सबसे पहले तो बात टेम्परेचर की कर लेते हैं कि टेम्परेचर से स्टेट में क्या फ़र्क आता है मैटर की। तो टेम्परेचर की बात करें तो सॉलिड्स को उठाते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। सॉलिड है हमारे पास, मान लो कोई भी, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाया, उसको हीट हमने ज़्यादा सप्लाई करना शुरू कर दी, तो होगा क्या उससे, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये तो हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया ही था हमने। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके पार्टिकल्स की कम होती जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई तो उसके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से टूट के दूर जाने लगेंगे और धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड के अंदर। इतना तो समझ आता है, बहुत बढ़िया। तो वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होना शुरू हुआ उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए उस टेम्परेचर को हम कहते हैं सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। हम पानी की बात कर रहे थे तो पानी के संदर्भ में ये जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 273.16 केल्विन होता है, ठीक है। और ये जो मेल्टिंग का पूरा प्रोसेस रहता है इसे हम फ्यूजन कहते हैं। जिस प्रोसेस के अंदर सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए उसे कहते हैं फ्यूजन, ठीक है। तो अब हमें इसी एग्जाम्पल बेस्ड एक केस स्टडी करनी है, तो ध्यान से समझना उस चीज़ को। अब क्या होगा कि देखो हमने सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने भी टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, हमने टेम्परेचर हीट सप्लाई किया होगा उसे। तो जब सॉलिड मेल्ट होता है उसका टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है। तो जो हमने हीट सप्लाई की वो गई कहाँ, हमने तो हीट सप्लाई की थी। ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि मेल्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर जैसे ही सॉलिड अपना मेल्टिंग पॉइंट रीच करता है उसका टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ होता नहीं है। ये भी क्यों हो रहा है ना। समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो इसका जवाब देखो, सिंपल सी बात क्या है कि हीट जो भी हमने सप्लाई की थी सॉलिड को, वो हीट पार्टिकल्स ने यूज़ कर ली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि पार्टिकल्स तो एक दूसरे को हमेशा खींचते ही रहेंगे, वो करैक्टरिस्टिक है उनका। तो उस फोर्स को ख़त्म करने के लिए उन्होंने हीट को यूज़ कर लिया। तो जो हीट हमने सप्लाई की थी वो कुछ छुपी रहेगी, हिडन हीट, जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। इतना समझ आया, बहुत बढ़िया बात। तो फ्यूजन के प्रोसेस के अंदर जो हीट छुपी रहेगी उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इतना समझ आ गया, बहुत बढ़िया ये भी। अब हमने सॉलिड को तो हीट सप्लाई करके लिक्विड के अंदर चेंज कर दिया। अब उसी लिक्विड को हम और ज़्यादा हीट करते रहें तो उसका क्या होगा, समझते हैं इसको भी। जब हम हीट सप्लाई करते रहेंगे लिक्विड को भी तो वही प्रोसेस सेम होगा, काइनेटिक एनर्जी वगैरह बढ़ेगी, तो उसके भी जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से टूट के दूर जाना शुरू कर देंगे और लिक्विड जो है धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा गैस के अंदर। और जिस टेम्परेचर पे, इसको भी ध्यान से समझना, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, मतलब वेपर के अंदर पानी शुरू हो जाएगा कन्वर्ट होना, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। पानी के संदर्भ में बात करें तो 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट पानी का होता है। तो जैसे हमने सॉलिड के केस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात की थी, लिक्विड्स की केस के अंदर हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। अब इसका काम क्या है, तो एग्जांपल से समझो
आपने नोटिस किया होगा जो स्टीम होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो स्टीम के अंदर, सेम टेम्परेचर पे 373 केल्विन के अंदर, उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है। स्टीम के ऊपर कभी हाथ रख के अगर आपने देखा होगा तो उससे हाथ ज़्यादा जलता है कंपेयर टू पानी, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की मदद से पार्टिकल्स ने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा आ चुकी है। तो जी ये तो हमने बात कर ली सॉलिड को लिक्विड में बदलने की, लिक्विड को गैस में बदलने की। तो क्या हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। सब्लिमेशन के प्रोसेस की मदद से हम सॉलिड्स को डायरेक्टली गैस के अंदर बदल सकते हैं बिना लिक्विड स्टेट में जाए। एक और बात, मैंने केल्विन बहुत बोला, उसको भी समझ लो। 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273.15 केल्विन। तो अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो सिंपली आप 273 उसमें से माइनस कर दो, आपके पास सेल्सियस के अंदर वैल्यू आ जाएगी, जैसे मैंने बॉइलिंग पॉइंट को करा यहाँ पे। ठीक है, अब हम इफ़ेक्ट पढ़ेंगे प्रेशर का, कि स्टेट ऑफ मैटर पे प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट रहता है। अब देखो, प्रेशर अप्लाई करने से और टेम्परेचर को कम करने से हम गैसेस को ईजिली लिक्विफाई कर सकते हैं। अब उसको इस एग्जांपल की मदद से समझो। एक हमारे पास मान लो सिलेंडर है, उसके अंदर गैस डाली हुई है और ऊपर से पिस्टन की मदद से उस पर प्रेशर अप्लाई करी जा रहे हैं हम। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आना शुरू कर देंगे। ठीक है, और एक टाइम पे प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो इतने पास आ जाएंगे कि वो गैस लिक्विफाई हो चुकी होगी, मतलब लिक्विड स्टेट में जा चुकी होगी। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप लोगों ने कभी सॉलिड CO2 के बारे में सुना है? हाँ सर, क्या बात कर रहे हो, सॉलिड CO2 तो कुछ होता ही नहीं। अरे होता है। सॉलिड CO2 जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट के अंदर, वो भी बिना लिक्विड स्टेट के अंदर आए। और इसी सॉलिड CO2 को हम किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में तुम रिसर्च खुद करोगे, मैं एक हिंट देता हूँ। सॉलिड CO2 को ड्राई आइस भी कहते हैं। तो ये होमवर्क समझ लो अपना, जाओ गूगल करो, इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करके समझो क्या है ये ड्राई आइस। अब सवाल दूसरा ये आता है कि क्या हमें हमेशा ही टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए? सोचो सोचो, बोलो क्या लगता है कि ज़रूरी है हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करना? तो इसको ध्यान से समझो, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद इसका आंसर पता है। अब क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हैं हमेशा मूव करते रहते हैं, ये तुम्हें पता है ना, कभी रेस्ट पे होते ही नहीं है पार्टिकल्स। अब लिक्विड्स के अंदर देखो एक चीज़ होती है क्या, कि कुछ पार्टिकल्स, कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं उसके अंदर सरफेस के ऊपर, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और हाई काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से वो लोग ईजिली बाकी पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से टूट के दूर जा सकते हैं। तो टूट के दूर चले गए तो क्या होगा? बिल्कुल सही, स्टेट चेंज होगी और वो कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर के अंदर। इस फिनोमिना को हम कहते हैं इवेपोरेशन। इतना समझे? बहुत बढ़िया, शाबाशी दे दो अपने आप को, पीठ ठपठपा लो अपनी एक बार। फिर आगे चलते हैं हम। अब इवेपोरेशन जो है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। पहला फैक्टर है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ाएंगे इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। तभी आपने देखा होगा मम्मी जब भी कपड़े सुखाते हैं तो उनको फैला के सुखाते हैं तार के ऊपर, ताकि वो जल्दी सूख जाए। दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा। अब उसका समझा ही रखा है, टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल जल्दी टूटेंगे, वो समझा रखा है। तीसरा फैक्टर होता है ह्यूमिडिटी कम होना। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है कि कितनी अमाउंट के अंदर वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, क्योंकि एयर भी एक सर्टेन अमाउंट ही वाटर वेपर का होल्ड कर सकती है। एग्जाम्पल से समझो कि तुम लोगों को भी अगर भूख लगी होगी तो कुछ लिमिट तक ही खाना खा सकते हो ना, ओवर ईटिंग तो कर नहीं सकते। तो वैसे ही एयर भी कुछ अमाउंट तक ही वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी ऑलरेडी तो इवेपोरेशन नहीं हो पाएगी। अगर ऑलरेडी वेपर ज़्यादा है तो वो वेपर को क्यों लेना चाहेगी एयर? चौथा फैक्टर होता है इंक्रीज इन विंड स्पीड। हवा की स्पीड जैसे ही बढ़ेगी वेपर को वैसे ही दूर उड़ा के ले जाएगी। वेपर कम तो मतलब और वेपर चाहिए, ज़्यादा भूख लगी है हवा को तो इवेपोरेशन और ज़्यादा होगी। इतना समझ आया? बहुत बढ़िया बात है। अब तक जितना समझा उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? इवेपोरेशन से ठंडक क्यों महसूस होती है? अब देखो पार्टिकल्स जो है लिक्विड के वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने आसपास की सराउंडिंग से स्टेट चेंज करने से पहले। तो इवेपोरेशन के दौरान जितनी भी एनर्जी लूज करते हैं वो उसको वो दोबारा से गेन करने की कोशिश करते हैं अपनी सराउंडिंग्स से, और इसलिए सराउंडिंग्स कूल हो जाती हैं क्योंकि उनसे एनर्जी खींच ली गई है।
आपने देखा होगा एसीटोन या डीओ अपने ऊपर जब भी छिड़कते हैं ठंडा ठंडा फील होता है ना, हाथ के ऊपर कभी डीओ छिड़क के देखना, ठंडा फील होएगा क्योंकि डीओ आपके हाथ से एनर्जी सोख लेगा और आपको ठंडा फील होएगा। दूसरा क्वेश्चन है, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? समर के अंदर सिर्फ कॉटन के कपड़े ही क्यों पहनने हैं हमें? अब कॉटन क्या है, अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर का अच्छा एब्जॉर्बर होने के कारण वो स्वेट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और उसको बाहर की तरफ एक्सपोज कर देता है एटमॉस्फेयर की तरफ, और उधर इवेपोरेशन ईजी हो पाती है। इवेपोरेशन होगी तो ठंडक होगी, वो हमने पीछे समझ ही लिया है अच्छे से, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि ठंडे पानी के गिलास के ऊपर बाहरली साइड काफ़ी ज़्यादा सरफेस पे पानी के छोटे छोटे बूंदे देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है? अब देखो क्या होता है, वाटर वेपर जो हवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हवा के अंदर जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं वो ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं, उस ठंडे गिलास के कांटेक्ट में आते ही अपनी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं और लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और वही लिक्विड हमें गिलास के सरफेस के ऊपर मतलब गिलास के बाहरली तरफ हमें एज अ ड्रॉपलेट्स देखने को मिलता है। समझ आए ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस करे हैं? समझ आए गए होंगे। तो चलो अब रिवाइज करने के लिए स्टेट ऑफ मैटर को दोबारा से हम समझते हैं। देखता हूँ कितना तुम्हें याद है। स्टेट ऑफ मैटर पूछता हूँ तुमसे, क्या कितनी होती है हमारे पास, बता दोगे इजली? सर हमारे पास 3 स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी। सर ये क्या पढ़ा रहे हो, प्लाज्मा बीईसी? अरे होती है ये भी। प्लाज्मा देखो स्टेट होती है मैटर की जिसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक होते हैं। ये आयनाइज्ड गैसेस के आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लो, सूरज, चंदा जो है हमारे जितने भी स्टार्स होते हैं वो इसी वजह से बने हुए हैं, उनके अंदर प्लाज्मा होता है। बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये डिस्कवर की थी आइंस्टाइन ने ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज ऑफ इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय कंडेंसिंग गैसेज ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटीज टू मच लोअर टेम्परेचर। और इसके बारे में, इन दोनों स्टेट्स के बारे में खुद भी थोड़ी रिसर्च करना। तो बस इतना ही था इस चैप्टर के लिए दोस्तों। आई होप अच्छे से समझ आया होगा, ये चैप्टर आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा मेरे को भी प्यार दिखा दो अपना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यार अपने यार दोस्तों में थोड़ा सा शेयर भी कर दो, मेरा भी भला हो जाएगा तुम्हारे साथ साथ, ठीक है। तो चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।